हरिओम। स्वागत है आप सभी का इस व्याख्यान में। हम यह व्याख्यान यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार इस व्याख्यान में लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अट संधि प्रकरण के अंतर्गत यण संधि, अयादि संधि और 2-3 संधियों को पढ़ा, गुण संधि इत्यादि, और जिसमें हमने वृद्धि रेचि हमारी चल रही थी और जिसमें मुख्य सूत्र जो संज्ञा सूत्र वृद्धिरादेश और विधि सूत्र वृद्धिरेचि है, उन दोनों का हमने अच्छे से अध्ययन किया अभी तक के पाठ में। अब आगे हम थोड़ा उसी वृद्धि संधि पर ही कुछ 2-4 सूत्र हैं और वार्तिक हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। हालांकि वह ज्यादा परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन कभी कदाचित पूछ लिया जाता है, उसके वाक्य को, शब्दों को पूछ लिया जाता है कि यह शब्द किससे सिद्ध हुआ, कौन से सूत्र से या कौन से वार्तिक से सिद्ध हुआ। इसलिए हम थोड़ा संक्षिप्त विधि से उसको हम एक बार देखते जाएंगे। तो हमने वृद्धि रेचि तक पढ़ा था लघु सिद्धांत के अनुसार। वृद्धि रेचि के बाद हमारे सामने एक सूत्र आता है एत्य धत्युट्सु। देखने में ये सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि इसके अंदर वार्तिक बहुत हैं। एत्य धत्युट्सु, है ना? क्या कहता है ये द्योः एति एधति ऊठ च परे वृद्धि रेखा देशस्यात्, है ना? इसकी शर्त ये है कि ये प्लस है, प्लस के पर वर्णात, और प्लस के बाद हमको क्या होना चाहिए? तो बोल रहे हैं कि एजादि धातु, है ना? एजादि धातु क्या है? तो एजादि धातु आप जैसे एच प्रत्याहार के वर्ण आगे हों ऐसी धातु, तो उसमें हम इण धातु लेते हैं, और क्या लेते हैं? एध धातु लेते हैं, है ना? और एक शब्द है ऊठ, ऊठ शब्द निर्माण होता है, वो ऊठ अगर रहे तो ऊठ च, इतना चीज, अर्थात अवर्ण पूर्व में हो और पर में इण हो, एध हो, ऊठ हो, क्योंकि इन धातुओं का ही जो शब्द निर्माण होता है उसी में हमको एच आदि में ऐसा धातु का शब्द हमको मिलता है। अर्थात इन धातुओं से ऐसे शब्द बने हों जिसके आदि में एच प्रत्याहार के वर्ण हो, है ना? अभी हम उदाहरण देंगे तो उसको आप समझ जाएंगे। एधति ऊटसु, एति एधति ऊटसु, अर्थात इन सब के साथ अवर्णात, अर्थात पूर्व में अवर्ण हो और पर में ये सब हो, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? तो पूर्व सूत्र से वृत्ति लाएंगे कि वृद्धि एकादेशस्यात्, है ना? वृद्धि एकादेश हो जाएगी। वृद्धि आपको मैंने बताया था कि वृद्धि कितने हैं? 3 हैं, आ, ऐ और औ। ये तीनों वर्ण जो है हमारे, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाएंगे 3। तो इन तीनों में से कोई एक आदेश हो जाएगा स्थानांतरतमा की सहायता से। तो कैसे आदेश होगा उसको हम शब्द के और प्रक्रिया के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द उसमें आता है उपैति, तो उसका संधि विच्छेद होगा उप प्लस एति। इसमें मूल धातु अगर कहेंगे तो इण गतौ, इण गतौ अर्थात इण धातु है गति के अर्थ में, जैसे हम कहते। उसी तरह अगर कहते हैं कि बालका एति, तो वही एति अर्थात गच्छति। तो अब देखिए, धातु तो इण है, लेकिन जब शब्द बना, यहां धातु में आदि क्या था? अच था, एच नहीं है ये। लेकिन जब एति शब्द निर्माण हुआ तो वहां पर आदि में कौन आ गया? ए हो गया। तो हमारा सूत्र तो वही बोल रहा है कि एति एधति और ऊटसु, अर्थात एजादि धातु हो, तो हमारी ये धातु है और ये एजादि धातु है, और यहां पर पकार उत्तरवर्ती अकार है तो अवर्णात, है ना? और एजादि धातु परे है ए। अब इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? वृद्धि रेखा देशस्यात् हो जाएगा। तो आई और इन तीनों में से हमारे पास कंठ तालु है, तो कंठ तालु वाला हमारा ऐ यहां पर बैठ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? उपैति। ऐसा उपैति अर्थात समीप, समीप में जाता है या समीप में चलता है या समीप में पहुंचता है, ऐसा उपैति का हमारा इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर
यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि ये एति, ये इण एति ही बना है। यही इण धातु बाद में प्रथम पुरुष में हमारा एति शब्द बनता है तो एजादी धातु हो जाता है। इसलिए सूत्र ने हमको डायरेक्ट बोल दिया कि एति, एधति और ऊत्सु। इसको हम तोड़ेंगे अगर एति एधति ऊत्सु को तो ऐसे शब्द मिलता है, एति, एधति, ऊत्सु। इस तरह से 3 शब्द मिलते हैं। तो हम एति का उदाहरण देख चुके हैं, जैसा कि उपैति, ऐसा शब्द हमारे सामने सिद्ध होता है। अब इसी तरह एक अगला शब्द है उपैधते। तो उप प्लस एधते। अब ये एधते जो शब्द है वो एध धातु से बना है। एध किस अर्थ में है? तो वृद्धौ। वृद्धौ मतलब ऐसा हम उस, तो यहां पर एध धातु है और उससे में धातु मूल है, धातु वाला शब्द है। और कैसी धातु है? तो बोले एजादी, एच प्रत्याहार के वर्ण आ हो गई। और पूर्व में क्या है? तो वही पकारोत्तरवर्ती अकार, अकार प्लस ए, आई आ गया और बन गया उपई। ये तो अ और ए मिलके आई बन गए तो उपई बन, धते जोड़ दीजिए। उपई धते, ऐसा एक शब्द हमारा निर्माण हो जाता है एधते धातु से, अर्थात एध धातु से। तो एति हम क्लियर कर लिए, एधति भी क्लियर कर लिए। एध धातु से जो शब्द बनता है। एधते जो है आप लोग अगर नहीं समझ रहे हो कि हम तो पठती पढ़ती होता है तो ये पढ़ेंगे तो एधते बनता है वहां पर, है ना, ता ताम झा करके फिर ए बन जाता है वो उपई धते। ऐसा 2 रूप हमने सिद्ध किया। अब अगला शब्द है पृष्ठौहः, है ना, पृष्ठ ऊहः, पृष्ठ प्लस प्लस ऊहः। अब देखिए हमारे सूत्र में कहा था कि ऊठ परे हो और यहां पर है ऊह। तो हम ये ऊठ से ऊह कैसे हो गया? तो बोले कि ये होड़ा इत्यादि सूत्र के द्वारा हमारा जो ऊठ है वो लग करके ऊह शब्द ऐसा बनता है, लेकिन मूल इसका ऊठ ही है। ऊह जो है वो मूल इसका ऊठ ही है। तो ऊठ परे है, एक शर्त पूरी है। दूसरा होना चाहिए अवर्ण पूर्व में होना चाहिए। तो पृष्ठ ठकार उत्तरवर्ती जो अकार है वो पूर्व में है और इधर ऊठ का ऊ है। दोनों में क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। हालांकि वृद्धि जहां भी होती है वहां आद्गुणा पहले आएगा ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं एंग पर रूपम भी आता है। लेकिन इन सबको बांध करके हालांकि वृद्धि रेची ये भी सूत्र आते हैं करने के लिए, लेकिन इन सबको बांध करके ये एत्य धत्योक्सु लगता है ना। तो वो बंधन क्रिया तो हम परीक्षा दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए खाली आप सिद्धि करते जाइए और समझते जाइए कि किस सूत्र से या किस वार्तिक से कौन से शब्द कैसे बन रहे हैं वो आपको समझना है। तो अ प्लस उ। अब हम मिलाएंगे कंठ और कंठोष्ठ। यहां पर ये कंठोष्ठ है तो यहां पर आ जाएगा औ। हालांकि अगर गुण होता तो ओ बनता, क्योंकि और उ बराबर ओ बनता है, लेकिन आद्गुणा को बांध देता है, इसलिए एत्य धत्युर से यहां वृद्धि हो जाती है और शब्द क्या बन जाता है? पृष्ठौ। औ आया, पृष्ठौ ह, पृष्ठौ ह, ऐसा एक शब्द बन जाता है। ये 3 शब्द आपके कंप्लीट हुए, एति का, एधति का और ऊत्सु का। ये 3 शब्द आगे कंप्लीट हुए। अब आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। आगे पंक्ति में बोलता है कि एजाद्यो किम, है ना, एजाद्यो किम, क्योंकि वरद राजाचार्य ने पंक्ति लिखा है कि अवर्णात एजाद्यो हो, है ना, अर्थात धातु तो परे होने चाहिए, है ना, एति एधति ये सब होनी चाहिए, लेकिन आपने एजादी क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? जब एति एधति ऐसा हो सकता था तो क्यों आपने बोला? तो वो एजाद्यो किम का एक प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। क्या बोले? उपेतः, उप प्लस इतः। अब देखिए इन्होंने जो एति लिखा है, एति में कौन सी धातु है? इण धातु है। और यहां जो इतः लिखा है वहां भी इण धातु है, यहां भी इण धातु। इण धातु प्लस त प्रत्यय होकर के हमारा ये इतः शब्द बनता है। तो धातु तो इण है,
क्योंकि जो एति में धातु है वही इण धातु यहाँ इता में है। तो अगर एजादि ना बोलते, है ना, जो एच आदि में हो तभी होगा, तब तो यहां पर भी होने लगता ना, क्योंकि धातु तो इण है यहां पर ना, भले एजादि होना हो। तो एजादि इसीलिए बोले कि इण धातु होनी और एजादि धातु होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, गुण होकर के अ प्लस ई बराबर ए बन गया। और क्या शब्द बन गया था हमारा, उपेतः, है ना। ये जो है प्रत्युदाहरण है, नहीं तो उपैता ऐसा बनना चाहिए था यहां पर भी, लेकिन एजादि नहीं है। धातु तो इण है वो मान रहे हैं हम, लेकिन एज आदि में नहीं है, यहाँ अच आदि में है, इसलिए हम यहाँ पर वृद्धि नहीं करेंगे, बल्कि हम गुण करके उपेता ऐसा शब्द बना लेंगे। उसी तरह मां भवान प्रदिधत, यहाँ पर भी जो प्राधन एधितत इदिधत ऐसा बनता है ना, प्र प्लस इदिधत ऐसा शब्द बनता है। तो यहां पर भी धातु वो एध धातु हो जाती है, लेकिन एध धातु होने के बावजूद भी यहां पर जो रूप बना है उस रूप में एच आदि में नहीं है, इसलिए यहां पर भी वृद्धि नहीं होगी, बल्कि जोड़ करके क्या बन जाएगा, प्रेदिधत। ऐसा एक शब्द हमारे सामने निष्पन्न हो जाता है, प्रेदिधत। मां भवान प्रेदिधत ऐसा एक पूरा शब्द है, उसमें प्रेदिधत को हमको सिद्ध करना रहता है। ये तो हमारी हो गई एत्यधत्युत्सु सूत्र की चर्चा हो गई। अब इसी सूत्र के अंतर्गत तुरंत दो चार वार्तिक हैं, उनको भी हम थोड़ा शीघ्रता से पढ़ेंगे संक्षिप्त रूप से, है ना। उसमें पहला वार्तिक है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, है ना। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम अर्थात अक्ष शब्द और ऊहिनी शब्द, ये दोनों शब्द हो, अर्थात अक्ष प्लस ऊहिनी हो, ऐसा, है ना। उसमें पंचमी लगी, अक्षात ऊहिन्याम ऐसा। तो उपसंख्यान मतलब ऐसा बोलना चाहिए। तो अक्ष प्लस ऊहिनी ऐसा अगर अवस्था आपको कहीं दिखे तो वहां पर भी आप गुण नहीं करना, क्या कर दीजिएगा, बोले वहां भी वृद्धि उपसंख्यान, है ना। क्योंकि क्षकार उत्तरवर्ती जो अकार है प्लस में ऊहिनी का जो ऊ है, इनको दोनों को मिलाने के बाद हमारे गुण के द्वारा ओ प्राप्त हो रहा था, और अगर दो ओ प्राप्त होता तो अक्षोहिनी, अक्षोहिनी ऐसा ओकार वाला शब्द हमको निष्पन्न होता, जो कि वो सही नहीं था, संगत नहीं था। इसलिए यहाँ पर अक्षौहिणी अक्षौहिण्याम उपसंख्यानम ऐसा एक वार्तिक बनाना पड़ा, जिसके द्वारा यहाँ पर दोनों के स्थान पे वृद्धि होगी, और वृद्धि में हमको मिलेगा औ, और शब्द क्या बन जाएगा, अक्षौ, और ऊ इसमें चला गया था, बचा हिनी, हिनी। तो अब अक्षौहिणी, ये नकार को नकार हो जाता है पूर्व संज्ञायामगा से, पूर्व पदार्थ संज्ञायामगा ऐसा एक सूत्र है, उससे नकार को नकार हो जाता है, तो बन जाता है अक्षौहिणी सेना। तो अक्षौहिणी सेना आपको सबको पता है कि महाभारत इत्यादि जब युद्ध होते थे तो उसमें अक्षौहिणी सेना कई अक्षर था, दिखाई ना दे, उसमें संख्या भी अलग अलग होती है। आप अगर पुस्तकों में पढ़ेंगे तो सब कितने घोड़े हों, कितने हाथी हों, कितने पैदल हों, इनको सबको मिलाकर एक अक्ष ऐसा, तो सबके पास अलग अलग अक्षौहिणी सेना होती थी। अब हम अगला वार्तिक पढ़ेंगे, प्रादु होरोढ्ये शैष्येषु, है ना। तो प्रादु, प्र, अब प्र से क्या क्या होना चाहिए, बोले कि ऊह, प्रादु होढोढ्ये शैष्येषु, ये बोल रहा है कि ऊह, ऊढ़ और ऊढ़ी, और है एश, और है एष्य, इतने शब्द हो, प्रादु होढोढ्ये शैष्येषु, इसमें इतने शब्द आ जाते हैं। तो इन शब्दों के परे हो तो क्या होना चाहिए, बोले तब भी, मतलब प्र प्लस ऊहा, प्र प्लस ऊढ़ा, प्र प्लस ऊढ़ी, प्र प्लस ऐसा, प्र प्लस एशिया, ऐसा कोई भी शब्द हो इनमें से, तो हम क्या कर देंगे, वृद्धि ही करेंगे, गुण इत्यादि नहीं करेंगे। तो क्या बन जाता है, प्र प्लस ऊह, प्रऊह, ऐसा एक शब्द बन जाता है, प्रऊह गुण करके, प्र अ और ऊ मिलके औ बनते हैं, और प्रऊह ऐसा एक शब्द बन जाता है। ऊढ़ा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रऊढ़, प्रऊढ़ बन जाता है ना। उसी तरह
जब ऊढ़ी को जोड़ेंगे तो प्रऊढ़ी ही बन जाता है, जब एशा को जोड़ेंगे तो प्रेषा बन जाएगा, और जब एशिया को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, प्रैश्य, है ना, वृद्धि करके ये 5 शब्द हमारे सामने निष्पन्न हो जाते हैं, प्रऊह, प्रौधा, प्रौढ़ी, प्रैषा, प्रैश्य, ऐसा 5 शब्द हमारे सामने निष्पन्न हो जाते हैं। अगला वार्तिक है हमारा ऋते च तृतीया समासे, है ना, ऋते च तृतीया समासे। तो ये बोल रहा है कि ऋत शब्द परे हो तो, है ना, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऋत शब्द परे हो तो क्या करना चाहिए, बोले अवर्ण से ऋत शब्द अगर परे हो तो पूर्व पर के स्थान पे क्या कर दोगे, तो वही जो सूत्र कह रहा है वृद्धि संज्ञक, है ना, तो अवर्ण हो, और अवर्ण प्लस क्या हो, बोले ऋत शब्द, है ना, ऋत शब्द। लेकिन एक इसकी शर्त और है, अवर्ण से परे ऋत शब्द तो हो, लेकिन किस अर्थ में हो, तो बोले तृतीया समास से, है ना, समास जब आप पढ़ेंगे तो तत्पुरुष में आप जाएंगे तो वहां पर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि के अर्थों में तत्पुरुष समास होता है। तो उनमें से तृतीया के अर्थ में जब ऐसा कुछ हो तब हमारा क्या हो जाएगा, बोले वृद्धि हो जाएगी। जैसे उसमें दिए शब्द सुखेन ऋतः सुखार्तः, है ना, सुखार्थ शब्द है, तो सुख प्लस ऋतः ये हमारा विग्रह हो जाता है। जब इसका हम विग्रह ऐसा करते हैं तो बनता है सुखेन ऋतः, है ना, सुख के द्वारा ऋतः, ऐसा सुखेन ऋतः, तो तृतीया है, सुखेन में तृतीया है, इसलिए तृतीय समास का ये उदाहरण हुआ। इसलिए हम ऋता को देखते हुए यहाँ खकार उत्तरवर्ती जो अकार है ये हो गया अवर्ण, और प्लस में ये ऋता का पूरा री है, और मैंने आपको बताया था कि उरण रपरा की सहायता से री के साथ जब आएगा तो वो कौन उतरेगा, बोले अर उतरेगा, है ना, अर। तो सुखार्थ ऐसा शब्द, क्योंकि हमारे पास जब गुण होता है तब तो अर आएगा क्योंकि अ आता है, लेकिन यहां वृद्धि हुई तो हमारा ये वृद्धि आर बन के आएगा, है ना, चाहे आ हो चाहे अ हो, गुण में अ आएगा तो भी अपने साथ र को लेके आएगा, वृद्धि में आ आएगा तो भी अपने साथ क्या लेके आएगा, रेफ को लेकर ही आएगा, इसलिए आर हो जाएगा। तो कैसा शब्द बन जाएगा, सुखार, सुखार, और ये ता के ऊपर रेफ चढ़ जाएगा जल तुम्बिका न्याय से। तो ऐसा सुखारता एक शब्द तृतीया समास के द्वारा हो जाता है। उसमें फिर आगे प्रश्न भी करते हैं कि क्यों तृतीया आप बोल रहे हैं, तृतीया समास है ना, ऐसा आप क्यों बोले, तो तृतीय तिकिम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो परम रतः ऐसा एक शब्द होता है कि परम प्लस ऋतः, ये भी एक शब्द होता है परम प्लस ऋतः, लेकिन यहां तृतीया नहीं है, यहां कर्मधारय समास हो जाता है परमश्चासौ ऐसा करके, तो इसलिए यहां पर तृतीया ना होने के कारण ऋतः तो है, यहां अवर्ण भी है लेकिन वृद्धि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि तृतीया समास नहीं है, यहाँ पर कर्मधारय समास है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, और गुण होकर के क्या बन जाता है, अर, और मिलके परमर, परमर्तः, ऐसा एक शब्द सिद्ध हो जाता है परमर्तः, है ना, यहां पर दीर्घ वृद्धि नहीं हुई। इस तरह तीसरा वार्तिक पढ़ा। अब एक चौथा वार्तिक जो अंतिम वार्तिक इसमें आता है, प्रवत सतर कंबल वसनान दसानाम रे, है ना, ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रवत्सर, है ना, कंबल, वसन, ऋण, ये सब अगर शब्द जो हो वो परे हो, पूर्व पर में हो, तो वहां पर वृद्धि संज्ञक हो जाता है। जैसे एक शब्द बनता है प्र शब्द से, है ना, प्र प्लस ऋणम, ऐसा एक शब्द बनता है, प्र प्लस ऋणम, तो यहां भी वृद्धि होती है क्योंकि ऋणम शब्द परे है। प्र इत्यादि शब्द से प्र, वत्सर, कंबल, वसनान, दसाना, मणे इत्यादि जो शब्द हैं उन सब से अगर ऋण, जैसे प्र, वत्सर, कंबल, है ना, वसन, दशन और ऋण, इतने शब्द से 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द से प्लस में यही शब्द हो ऋणम, तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, वृद्धि आदेश हो जाएगी, इस वार्तिक से हो जाएगा, है ना, क्योंकि गुण हो रहा था उसको रोकने के लिए ये वार्तिक बनाया।
और शब्द क्या बन जाएगा, प्ररी, प्रार, है ना, वृद्धि हो जाएगी आर पूर्ण रपड़ा की सहायता से, तो प्राणम ऐसा शब्द बनेगा, प्राणम। यहां भी ऋणम होगा तो क्या बन जाएगा, वत्स, र री, र का अ और री मिलके आर बन जाएगा, तो वत्सरार्णम, है ना, वत्सरार्णम, ऐसा एक शब्द बनेगा। इसी तरह कंबलार्णम, वसनार्णम, दसनार्णम और ऋणार्णम, ऐसा 6 शब्द हमारे सामने बन जाएंगे। ये हुआ आपका वार्तिक, यहां पर कंप्लीट हुआ। और एत्य धत्युट सूत्र भी, क्योंकि लघु सिद्धांत इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर हम वैयाकरण सिद्धांत में जाएंगे तो कुछ और ही एत्य धत्युट का स्वरूप है, उसमें बहुत ही ज्यादा इधर उधर पंचायत किए हैं, लेकिन उसको हमको नहीं पढ़ना ज्यादा, हमको तो लघु सिद्धांत के अनुसार परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है, इसलिए हम शॉर्टकट थोड़ा चलते जाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए चल रहे हैं। इसलिए, क्योंकि अगर परंपरा से पढ़ेंगे तो हम बहुत देर हो जाएगी। अगर परंपरा से किसी को व्याकरण पढ़नी हो तो हमारे अरुण गुरु जी हैं, अरुण भैया का चैनल है सरल संस्कृत व्याकरण, उस सरल संस्कृत व्याकरण से आप पारंपरिक व्याकरण पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस भी होती हैं उनकी शाम से 8 बजे तक, 8 बजे से, और वो काफी चीज पढ़ा के पहले से भी वीडियो अपलोड किए हैं और भी पढ़ाते हैं, उनका मैं लिंक भी आपको सब शेयर करता रहता हूँ वीडियो पर। तो उसमें आप सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पे आप जा सकते हैं, और संस्कृत गंगा में भी आप जाकर पढ़ सकते हैं, संस्कृत गंगा चैनल पर भी, उसमें भी अरुण गुरु जी ने बहुत कुछ पढ़ाया है और हमारे सर्वभूषण गुरु जी ने भी बहुत चीज बताई है उसमें। तो वहां पर भी आप जाके पारंपरिक अगर पढ़ रहे हैं तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। हम तो सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, हालांकि वहां पर भी परीक्षा दृष्टि से अलग वीडियो बने हैं, पारंपरिक दृष्टि से अलग वीडियो बना है, लेकिन हम सिर्फ परीक्षा दृष्टि से चल रहे हैं। पारंपरिक फिर कभी हम भी बनाएंगे जैसा भी होगा, अभी तो हम परीक्षा दृष्टि से चलते हैं। तो इस तरह से हमने एत्य धत्युत्सु पूरा कंप्लीट किया। अब अगला सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे, ये ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, ये कहता है कि प्रादेय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञास्यु। बोले जितनी भी धातु मैं बताऊंगा या जो भी धातु हैं, हम आगे जो इस सूत्र में उपसर्ग बोलेंगे, 22 उपसर्ग हैं व्याकरण शास्त्र के अनुसार, तो उन 22 उपसर्ग कहां लगेंगे, तो बोले उपसर्ग क्रिया योगे, है ना। उपसर्ग किसके योग में होंगे, बोले क्रिया, अर्थात धातु के योग में उपसर्ग होंगे, अर्थात धातु से पहले हमेशा उपसर्ग लगाए जाएंगे, जो हम बताएंगे। कौन कौन से उपसर्ग बता रहे हैं, तो आप गिनिए, 22 है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आन, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, पर, उप, एते प्रादय, है ना। ये जितने हैं ये प्रादय हैं, और ये प्रादय कहां लगेंगे, तो बोले क्रिया योगी, है ना। ये प्रादय कहां लगेंगे, इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी और ये क्रिया के योग में लगेंगे, क्रिया से पहले लगेंगे। चलिए, अब उन्होंने बोल दिया कि क्रिया जो है वो क्या है, कैसे हम समझेंगे, तो बोले भूआदयो धातु, वह भू आदि जो धातुगण पाठ पठित है पाणिनि जी के द्वारा 2000 धातुएं, उन्हीं को हम धातु कहेंगे, उन्हीं को ही हम क्रिया कहते हैं। भ्वादयो धातु संज्ञास्यु, ऐसा भी बोला गया ना, क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञास्यु, अर्थात क्रिया क्या है, तो वही भ्वादि ही क्रिया है, उसी को क्रिया हम कह सकते हैं। अब आगे एक सूत्र आ रहा है उपसर्गाद ऋति धातु, है ना, उपसर्गात ऋति धातु। ये कहता है कि अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखा देशस्यात्। इसका पहला शर्त क्या है, ये शर्त है अवर्ण होना चाहिए, और प्लस के बाद क्या होना चाहिए, बोले रिवर्ण का धातु होनी चाहिए, अर्थात ऐसी कोई धातु, है ना, ऋकार आदि में हो, ऐसी कोई धातु हो जिसमें ऋकार आदि में आए, है ना। जैसे अभी आपने एते धत्युट समूह ऐसी धातु पढ़ा जिसमें एच प्रत्याहार के वर्ण आगे आ रहे थे, है ना, एजादी उसमें बोला था। इसी तरह यहां पर बोल रहा है कि अवर्ण हो और प्लस के बाद ऐसा धातु है जिसमें ऋकार आदि में हो, है ना, रिवर्णांत, ऐसा बोल रहा है कि उपसर्ग अवर्णांतात उपसर्गात ऋकार आदौ। अच्छा, तो अवर्ण हो तो अवर्ण कैसे होने चाहिए, तो बोले कि अवर्ण ऐसे नहीं होने चाहिए, अवर्ण उपसर्ग वाले होने चाहिए, अर्थात हमारे सामने ऐसे उपसर्ग, अर्थात प्लस के पहले ऐसे उपसर्ग हो जिसमें अंत अवर्ण से हो रहा है। यथा एक उदाहरण लेते हैं, प्र, प्र जो है उसके लास्ट में क्या है, अ, है ना, प्र जो है उसके लास्ट में क्या है, अ। इसी तरह उप, उप जो है उसमें भी अ है ना। ऐसे ही जो भी अकारांत वाले उपसर्ग हो वो प्लस में होने चाहिए, और प्लस के बाद क्या होने चाहिए, तो बोले री वर्ण आदि में हो, ऐसी धातु होनी चाहिए। तो एक शब्द वहां पर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रार्छति,
प्र प्लस रिच्छति। अब रिच्छति ऐसा शब्द बना हुआ है ना, रिंग धातु, ऐसा रिंग धातु है। तो री जो है देखिए आदि में है यहाँ पर, और उसकी शर्त भी यही है कि रिकार आदि में हो, ऐसे धातु होनी चाहिए। इधर उपसर्ग होना चाहिए, और कैसा उपसर्ग होना चाहिए, बोले अवर्णांत, है ना, उसके अंत में अ होना चाहिए। तो प्र जो है वो उपसर्ग है और अवर्णांत भी है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो बोले वृद्धि रेखा देशस्यात्, वृद्धि कर दो, है ना। तो वृद्धि कर दिया, किसने किया, बोले उपसर्गाद वृद्धि धातु। प्रार्थति में पूछ लेगा कि आपकी वृद्धि किसने किया, तो वृद्धि रेची नहीं लगाना है, एत्ते धत्योत्सु नहीं लगाना है ना। सुखेन ऋता प्रार्था जो भी वार्तिक अभी पढ़े, एक भी नहीं लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, उपसर्गाद वृत्ति धातु, ऐसा सूत्र लगाना है। तो क्या करेगा वो, अकार प्लस री, और ये वृद्धि हमारा क्या प्राप्त होगा, आर, है ना, आर होगा उर्ण की सहायता से। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, प्रार, है ना, प्र से प्रार बन जाएगा, प्रार और क्षति ऐसा शब्द बनेगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, प्रार क्षति, है ना। एक मिनट, ये रेफ यहां नहीं लगेगा, ये रेफ यहां लगेगा। तो प्रार्थति ऐसा शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है उपसर्गाद ऋति धातु, इस सूत्र से। ज्यादा इसमें पूछते नहीं है, लेकिन हम तो क्रम से देखते हुए सारे सूत्रों को चलेंगे। जहां जिसकी जरूरत ज्यादा है उसको हम अच्छे से देखेंगे, और जिसकी जरूरत बहुत कम है उसको हम बहुत मतलब जल्दी से शीघ्रता से देखेंगे, क्योंकि हम परीक्षा दृष्टि से पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के द्वारा जो वैयाकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का जो सिलेबस लगा हुआ है उसका हम अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि प्रकरण में अभी इस उपसर्गादि धातु सूत्र तक पढ़े। अब आगे हम देखते हैं, अगला सूत्र है एंगी पर रूपम। यहां तक अभी लगभग वृद्धि संधि का जो है टॉपिक, एक प्रकरण पूरा होता है, और एक पररूप संधि होती है, अच संधि के अंतर्गत ही एक पररूप संधि आती है, उसको हम पढ़ते हैं। पररूप और पूर्व रूप क्या होता है उसको हम एक बार समझेंगे। दो संधि आएंगी, पररूप और पूर्व रूप। कभी कभी ऐसा होता है कि पररूप हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पूर्व रूप होता है, तो दोनों हम समझ लेंगे। कैसा, मान लीजिए ये है अ, मैं उदाहरण के लिए एक दे रहा हूं बस, और ये ई। अब देखिए ये प्लस है, प्लस के जो पहले है उसको हम कहते हैं पूर्व, और प्लस के बाद जो है उसको हम कहते हैं पर, बाद को ही पर कहते हैं। तो जब ये दोनों प्लस के इधर वाला और प्लस के इधर वाला दोनों आपस में मिलकर ये पर वाला बन जाए, अर्थात अ और ई मिलके ये पर वाला बन जाए, तो उसको हम कहते हैं पररूप, है ना। पररूप हो जाना अर्थात अ जो है अपना अपना रूप त्याग करके ई जो पर रूप पर में थी उसके रूप में मिल गया जाकर, ये हो गया पर रूप। अच्छा, इसी तरह हम उल्टा करेंगे, ये जो पर में ई है ये अपना रूप त्याग कर पर की तरह दिखने लगे, अ बन जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वहां पूर्व रूप हो गया, है ना। वहां पर क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया। ये एक साधारण नियम है। अब हम संधि के अंदर पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है वो। सूत्र कौन सा आया, वरदराजाचार्य के साथ सामने सूत्र आ रहा है ना। वरदराजाचार्य जी सावधान है, कैसे, हम लोग भी सावधान रहे। सूत्र कौन सा आ रहा है, एंगी पर रूपम, है ना। सूत्र कौन सा है, एंगी पर रूपम। अच्छा, क्या बोल रहे हो भैया तुम, एंगी पर रूपम तुम आए तो हो, लेकिन बोल क्या रहे हो। तो ये पररूप संधि विधायक सूत्र है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, है ना। कभी भी परीक्षा में अगर आए कि पररूप संधि विधायकम सूत्रम या विधि सूत्रम किम तरही एंगी पर रूपम, है ना। पूर्व रूप और पर रूप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, सब इसको नहीं लगा पाते हैं, दिक्कत होती है और कई बार गलतियां हो जाती हैं, है ना। एंगी पर रूपम ये जो है वो पर रूप संधि का है, और एंगप पदांतादति वो जो है वो पूर्व रूप का है। तो आप एंगी पररूपम याद रखिएगा, है ना, कि पररूप वाले में सूत्र में पररूपम बोला गया है, और पूर्व रूप वाले में पूर्व रूप बोला नहीं गया है, उसमें सिर्फ पदांतादति ऐसा बोल दिया गया है, एंगप पदांतादति ऐसा बोला गया है। तो इसी में लगभग कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आप लोग अगर याद रखेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो एंगी पररूपम कह क्या रहे हो भैया तुम, तो बोल रहा है ये कि आदुप सर्गात, है ना, आदुप सर्गात एंगादौ धातौ पररूपमेकादेशस्यात्। दो शर्त हैं इसकी, बोले कि
आत उपसर्ग हो, है ना, अर्थात आद उपसर्ग हो, है ना, मतलब जैसे पहले था ना प्रारछति में, तो ऐसा कोई उपसर्ग हो जिसके अंत में अ हो, ऐसा कोई उपसर्ग हो जिसके अंत में क्या हो, आ हो। तो जैसे एक उपसर्ग है हमारा प्र, पहला उपसर्ग ही है प्र, तो प्र के अंत में अ है। अच्छा प्लस में क्या रखोगे भैया तुम्हारी क्या शर्त है, तो बोले धातु होनी चाहिए। अच्छा कौन सी धातु हो, सारी 2000, बोले नहीं 2000 पूरी धातु नहीं लूंगा मैं, ऐसी धातु जिसके आदि में एंग प्रत्याहार के वर्ण हो। इसकी दूसरी शर्त क्या है, जैसे आपने एच प्रत्याहार देखा, कभी कभी री देखा आपने, है ना, ऐसे देखा, उसी तरह यहां इसकी शर्त यह है कि धातु तो हो लेकिन वो धातु कैसी होनी चाहिए, एंग प्रत्याहार वाली हो, है ना, एंग प्रत्याहार के वर्ण आदि में हो, एंग आदौ धातु परे, है ना। तो एंग में कौन कौन आता है, तो आपको सबको पता है कि ए और ओ जो है ये दो वर्ण वो एंग में आते हैं। तो ऐसी एंगादि धातु अगर परे पर में हो, है ना, एंगादि धातु लिख देता हूं मैं, एंगादि, एंगादि धातु, ऐसी धातु जिसके शुरू में आदि में एंग प्रत्याहार के वर्ण आते हो। एंगादि धातु अगर परे होगा तो क्या करोगे, वृद्धि, नहीं तो गुण करोगे, नहीं गुण भी नहीं करूंगा वृद्धि भी नहीं करूंगा। अच्छा कुछ नया लाए हो, हाँ क्या लाए हो, तो बोले पररूप लेके आया हूं आपके लिए, मैं पररूप कर दूंगा, है ना। पररूप अर्थात पूर्व वाला और पर वाला मिलके दोनों क्या बन जाएंगे, पर वाले बन जाएंगे, इसी को हम कहते हैं पररूप हो जाना, है ना। तो अब हम रूप देखते हैं, रूप क्या सिद्ध कर रहे हो तुम, तो रूप उसने सिद्ध किया, क्या सिद्ध कर रहा है, पहला रूप है, बोलिए सब लोग क्या है, प्रेजते ना, तो प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते। अब देखिए यहां धातु है, यहां धातु है और शब्द क्या बन रहा है, एजते, उस धातु से शब्द क्या बन रहा है, एजते। तो देखिए ए जो है आदि में है, ए एंग प्रत्याहार में आता है, एजते पूरा धातु है, सारी शर्त यहां पर आ रही है। अच्छा अब इधर वाली शर्त देख लेते हैं, ये उपसर्ग है, बोले हाँ, अच्छा अवर्ण अंत में है, बोले हाँ ठीक है, शर्त पूरी कंप्लीट है। तो क्या करोगे, बोले प्ररूप कर दो। तो अब देखिए प्ररूप करिए, अ प्लस ए दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्ररूप वाले, तो ए बन गए, तो जुड़ जाएगा ना, प्र में ये ए जुड़ेगा तो प्रे बचा जते, तो प्रेजते, है ना, प्रकर्षण ए जते गच्छति, है ना, बहुत जल्दी जल्दी जाता है वो प्रेजते, ऐसा कह सकते हैं, है ना, या बहुत सम्यक तरीके से चलता है जो, उसको भी एजते, है ना, क्योंकि चलना भी बहुत सबको अच्छा अच्छा नहीं आता है, बहुत कुछ लोग इधर उधर से चलते हैं अड़बंग टाइप से, तो जो अच्छे से चलता है उसको हम प्रेजते कह सकते हैं, ये है प्रेजते। और एक शब्द दे रहे हैं, बोले एक में कभी कभी किसी को नहीं समझ में आता है, तो कुछ लोग होते हैं विज्ञजन, तो उनको कभी कभी एक उदाहरण में नहीं समझ में आता है, तो वरदराजाचार्य दो दो उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, बोले उपोषति ले लो, दूसरा उदाहरण, तो उप प्लस, उप प्लस क्या है, उषति, ओषति, ऐसा उषति से ही ओषति बना रहता है, वो सार्वधातुक इत्यादि करके गुण कर रहते हैं, तो ओषति ऐसा शब्द होता है, उस धातु पहले रहती है मूल में, ओषति ऐसा शब्द है। अब देखिए यहाँ धातु है, बोले हाँ धातु है। अच्छा धातु के जो आदि शब्द है वो एंग प्रत्याहार में आता है कि नहीं, तो हाँ आता है एकदम, वो जो है वो एंग प्रत्याहार में आता है, इधर की शर्त पूरी हो गई। अब इधर देखिए, बोले उप क्या तुम उपसर्ग हो, बोले हाँ उपसर्ग हूं। अच्छा तुम्हारे अंत में अवर्ण है क्या, बोले एकदम है, पकार उत्तरवर्ती आकार सबको दिख नहीं रहा है क्या, है ना, अगर नहीं होता तो ये हलंत नहीं होता, तो आकार है। चलो अब सूत्र देखते हैं इसमें, अ प्लस ओ, तो मैंने बताया था ना कि बांधने वाले सूत्र बहुत, मतलब बंधन करने वाले सूत्र बहुत आते हैं पहले, है ना, गुण भी होगा वृद्धि भी आएगी, काफी सूत्र आएंगे, लेकिन सबको बांधते हुए ये एंगी प्ररूपम लगेगा, और एंगी प्ररूपम क्या कर देगा, अ और ओ इन दोनों के स्थान पे क्या करेगा, पररूप वाला, बोलिए ओ, और क्या बना देगा, उपो, क्षति को जोड़ दीजिए, उपोषति, है ना, उपोषति ऐसा एक शब्द हमारा सिद्ध हो जाता है। तो पररूप संधि आपने अभी तक पढ़ा, हमने अभी तक यह संधि पढ़ लिया, अयादि संधि पढ़ लिया, गुण संधि पढ़ लिया, वृद्धि संधि पढ़ लिया,
और वृद्धि संधि के भेदोपभेद के साथ अन्य वार्तिक इत्यादियों को भी पढ़ा। उसके बाद हमने पररूप संधि को भी देखा। अब हमारे सामने एक सूत्र आ रहा है अचोन्त्यादि टी, है ना, अचोन्त्यादि टी, बहुत सुंदर सूत्र है, क्योंकि मेरे गुरुजी का फेवरेट है तो मेरा भी रहेगा। अचोन्त्यादि टी, अचोन्त्यादि टी, इस टी को ध्यान रखिएगा। टी आप सबको पसंद होगी, है ना, टी मतलब चाय, तो टी सबको चाय पसंद है ना, तो इसीलिए ये सूत्र भी बहुत फेमस है और अच्छा है ना। अचोन्त्यादि टी, टी सबको जानना चाहिए। टी मतलब होती है क्या, चाय, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। टी मतलब चाय आपके जीवन में होती होगी, आपके संसार में होती होगी, वैयाकरणों के अनुसार टी मतलब चाय नहीं होती है। टी मतलब क्या होता है, बोले अचोन्त्यादि जो है वही है टी, है ना। अचोन्त्यादि जो है वही है टी, वो शक्कर पत्ती मिश्रितम वाली टी नहीं है ना। तो अचोन्त्यादि टी, ये अचोन्त्यादि क्या बोल रहे हो आप, है ना, थोड़ा सही से बोलिए। तो बोले अचाम मध्ये योन्त्यस्य आदर्यस्य तट्टि संयम स्यात्, है ना। अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदर्यस्य तट्टि संयम स्यात्, ऐसा बोल रहे हैं। अर्थात आप सिंपल अगर देखेंगे तो किसी शब्द में जो अंतिम अच है, अच मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्वर वर्ण है, जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा होगी, उसकी टी संज्ञा होगी। अब जैसे मैं बता रहा हूं, है ना, कोई एक नाम करते हैं, जैसे इसमें ज्योत्सना जी जुड़ी हैं तो उनका हम नाम लिखते हैं ज्योत्सना, ऐसा एक शब्द मिला हमको। तो अब देखिए ज्योत्सना में अंतिम अच क्या है, तो अंतिम अच सब कहेंगे क्या है, है ना। नकारोत्तरवर्ती जो आ है, दीर्घ आ जो है वही है अंतिम अच। इस पूरे शब्द में अंतिम अच क्या है, आ, तो आ की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा। संज्ञा, अचोन्त्यादि टी सिर्फ संज्ञा करता है। तुम्हारा है आ, तुम्हारा नाम क्या है, तो आ ने कहा आप बताओ, आप करण कर रहे हो, अचोन्त्यादि टी आया, आ ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले आप बताओ, आप ही तो नामकरण करने आए हो, बोले आज से तुम्हारा नाम टी है ना, अर्थात अचोन्त्यादि टी। अच्छा, ये तो शब्द क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा भी शब्द आप जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें देवव्रत जुड़े हैं, तो देवव्रत हम देखते हैं, देवव्रत, तो देखिए द ए व अ व र अ त अ, अंतिम अच क्या है, तकारोत्तरवर्ती अकार, तो ये आकार क्या हो जाएगा, ये आकार क्या हो जाएगा, बोलिए टी, है ना। इस तरह से आप अंतिम अच को टी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक दिक्कत और आ गई, क्या आ गई, बताता हूं। तब तक एक शिवम नाम का लड़का था, है ना, इन दोनों का जैसे ही हुआ तो शिवम नाम का लड़का वो रोने लगा, वो कहा भाई भैया मेरे को बताओ मेरी टी क्या है ना। शिवम गुस्सा आ गया और बोला मेरी टी क्या है, अब बताओ मेरी टी क्या है, तो बोले इसमें अंतिम अच कहाँ है, मकार के बाद तो अच है ही नहीं, माँ तो हलंत, पैर टूटा है इसका, तो अंतिम अच क्या हुआ, तो बोले ये अ, वकार के बाद तो अंतिम अच यही है ना। इस शब्द में अंतिम अच अगर कोई कहेगा तो वकार उत्तरवर्ती आकार है, तो बोले इस अ की टी संज्ञा कर दो, नहीं, बोले अब अ की नहीं होगी, बोले अब अ के साथ इस म की भी टी संज्ञा होगी, है ना। अर्थात अंतिम अच के बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण भी है तो उस व्यंजन वर्ण के साथ पूरे की टी संज्ञा हो जाएगी। तो अब टी किसे कहेंगे हम, अम को। क्लियर हुआ, अब शिवम खुश हो गया, है ना, बोला अच्छा तो मुझे तो दो दो वर्ण मिल रहे हैं टी संज्ञा, है ना शिवम। तो आप समझ लीजिए कि अंतिम में अगर कोई व्यंजन रख रहा है तो वो जो पहला अंतिम अच होगा वो अंतिम वाले व्यंजन के साथ पूरा टी बन जाएगा, और अगर अच के बाद कुछ नहीं है तो फिर अकेला अच ही टी संज्ञक होगा। मतलब अंतिम अच के बाद अगर कितने भी व्यंजन हो वो पूरा समुदाय टी कहलाएगा, है ना। ये आप क्लियर हो गया, अचोन्त्यादि टी आपका सबका क्लियर हो गया होगा लगभग। तो वही उनकी वृत्ति में यही बता रहे हैं कि अचाम मध्ये यो अंत्यः स आदिर्येषाम, है ना, तत् टी संयम स्यात्, ऐसा ये वृत्ति आप घटा सकते हैं। चलिए, टी संज्ञक लगभग आपको सबको समझ में आ गई होगी, अचोन्त्यादि टी और कुछ नहीं करता है। और
आपसे पूछा जाएगा नेट में कि टी संज्ञक सूत्र कौन है या टी संज्ञा सूत्र विधायक कौन है, क्योंकि आप व्याकरण के जब इकाई देखेंगे 25 कोड में, तो शुरू में ही परिभाषाएं लिखी हैं, परिभाषाएं अर्थात संज्ञा के सूत्र, उसमें संज्ञा के सूत्रों में एक टी संज्ञक सूत्र भी है, तो उस संज्ञा को हमेशा याद रखना है कि टी संज्ञा सूत्र कौन है, तो अचोन्त्यादि टी, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब एक छोटा सा वार्तिक आ रहा है, क्या है, शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम तच्चटे शकंधु करकंधु मनीषा आकृत गणोयम मार्तंडः, है ना। ये वार्तिक कुछ कह नहीं रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कि भैया एक गण पाठ है ना, जब हम पाणिनि जी के ग्रंथों को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो धातु सूत्र गणोनादि नाम लिंगानुशासनम, ऐसा 5 ग्रंथ लिखे हैं मुख्य व्याकरण से, तो उसमें एक गण पाठ भी लिखे हैं, है ना, अलग अलग सारे प्रकरण में गण पाठ हुए हैं, तो उसमें एक सकंधवादि गण भी है ना। सकंधवादी अगर गण पाठ में आप कभी जाएंगे तो सकंधवादी गण देखिएगा, सकंधवादी गण में बहुत से शब्द दिए हैं, है ना। तो बोले उसमें जो सकंधवादी गण में जितने भी शब्द हैं, है ना, उसमें टी संज्ञक का लोप हो करके और फिर क्या होगा, बोले पररूपम वाच्यम, है ना, पररूप बोलना चाहिए। वहां पर दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण ये सब कुछ नहीं होगा, वहां पर टी संज्ञक आएगा, टी संज्ञक का तच्चटे टे सूत्र से लोप करके और फिर क्या करेंगे, उसका पररूप हम करेंगे। ऐसा एक ये सकंदवादी पररूपम वाच्यम, ऐसा ये वार्तिक बोलता है। तो हमारे सामने शब्द देता है, ये 2-3 शब्द दे दिए हैं वरदराजाचार्य, और अगर सारे शब्द आपको देखने हैं तो सकंदवादी गण आप देख सकते हैं, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो शकंधु पहला शब्द दे रहा है, शक प्लस अंधु, ऐसा इसका संधि विच्छेद है। अब फटाफट सभी आप लोग बताइए कि इस शब्द में टी क्या है, बताइए फटाफट क्या है, ककारोत्तरवर्ती अकार, है ना, ये क्या है, टी। इसकी हम कौन कर देगा टी संज्ञा, बोले अचोन्त्यादि टी, उसने ये अकार की क्या कर दिया, टी संज्ञा कर दिया। और एक छोटा सा सूत्र एकदम टे, है ना, डित्वभस्य सामर्थ्य, ऐसा एक सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो टे जो सूत्र है वो इसका क्या करेगा, ये कर देगा, है ना, क्या करेगा, ये करेगा। अच्छा, जब ये कर देगा तो इसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, बोले ऐसी हो जाएगी, पैर टूट गया इसका, है ना। तो अब शक में अंतिम शब्द क्या हुआ, क, और इधर क्या है, अ, तो अब यहां पर पररूप होगा, है ना। पररूप कैसे हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे पररूपम, तो क ये आ आकर इसमें सॉरी क्षम्यता, उसका लोप हम नहीं करेंगे, उसका हम लोप नहीं करेंगे, सिर्फ टी संज्ञा करेंगे, ते इत्यादि से लोप नहीं होगा, क्षम्यता थोड़ा मैं भटक गया था। अ जो है उसका लोप नहीं करेंगे, बल्कि उसकी टी संज्ञा करेंगे, और उस टी संज्ञा के बाद लोप इत्यादि ना करके उस अ और इस अ को दोनों को पररूप कर देंगे, और दोनों को पररूप में मिलेगा क्या हमको, तो अ मिलेगा। अच्छा, पररूप ना करते तो यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त थी, है ना, अकस्तवर्ण दीर्घ से शक का अ और अंधु का अ दोनों मिलकर बड़ा आ प्राप्त था, लेकिन हम इसीलिए इस वार्तिक को लगाए कि शकंदवादी सुपररूपम वाच्यम, शकंदवादी गण में जो टी है उससे हमको क्या लेना है, उससे हमको क्या लेना है, टी भाग जो है वहां पर हमको पररूप करना है, ना कि दीर्घ संधि करना है। तो हम इसको जोड़ेंगे, दोनों को मिलकर अ बन गया, तो श क और धु, ये ऐसा सकंधु एक शब्द आपको क्लियर हो जाता है। इसी तरह दूसरा शब्द है करकंधु, है ना, करकंधु, करकंधु, तो आप स्वयं समझिए कि प्लस अंधु, गुरुजी, है ना, और ये अ मिलके दोनों पर रूप होंगे, इसकी टी संज्ञा होगी, टी संज्ञा अ जो है वो दोनों एक अ बनेंगे, और रूप क्या बन जाएगा, करकंधु, दीर्घ यहां भी नहीं होगा, करकंधु। फिर एक शब्द वो देते हैं उसी गण से, मनीषा का संधि विच्छेद कैसे करेंगे सर, कहेंगे सर दीर्घ संधि, है ना, मनीषा का संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है, और नेट में क्या देखें तो पूछा ही गया है काफी बार, क्योंकि मनीषा जो है ऐसा शब्द है, वो सब लोग उसमें दीर्घ संधि लगा के आ जाते हैं। संधि विच्छेद कैसे करते हैं, मनी प्लस ईशा, है ना,
है ना, मनी प्लस ईशा, ऐसा संधि विच्छेद करके और कहते हैं दीर्घ संधि है, मान लो दीर्घ संधि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मनी प्लस ईशा नहीं है। कैसे है? इसका संधि विच्छेद होता है मनस, मनस प्लस ईशा, ऐसा है इसका संधि विच्छेद हमारा सामने आता है कि मनस प्लस ईशा। उसके बाद क्या होता है कि मनस में टी संज्ञा क्या है? टी संज्ञा क्या है इसमें बताइए सब लोग? अश, ये ना का अ और श, ये टी है ना, यही तो टी है। तो मनस मनस में क्या है? ये टी है। और अब इसका प्ररूप करेंगे, क्या करेंगे? तो बोले कि ये मन लिख दीजिए, और ये हो गया अस, और ये हो गया ईसा, है ना। तो जो ये अश है ये टी है, और ये पर में है, तो दोनों में पररूप हो जाएगा। पररूप मतलब ये जो है उठ के ई बन जाएगा, तो हमको मिलेगा कौन सा वर्ण? ई, है ना। तो क्या बना? मन प्लस ईशा। अब इसको जोड़ दीजिए, मनीषा, है ना। मनीषा शब्द ऐसा तैयार हो जाएगा आपका, मनस प्लस ईशा मनीषा, क्या हो जाएगा? अब अगला शब्द भी एक दे रहे हैं, मारकंडा, है ना, मारकंडा ही है। अगला शब्द ये दे रहे हैं मारकंडा। बीच में एक पंक्ति आई है आकृति गणोयम, तो आकृति गणोयम ना सूत्र है ना वार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ वरदराजाचार्य बता रहे हैं कि इस आकृति अर्थात इस गण में, इस प्रथम वाले गण में केवल यही दो ही तीन शब्द नहीं है, और भी बहुत से शब्द हैं, उसको आप वहां जाकर के देख सकते हैं, सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना। एक मारकंडा शब्द है ना, मारकंडा शब्द है, क्या है? मार्च प्लस अंडा, ये मृत शब्द से दीर्घ वृद्धि होकर के मार्क बना हुआ है, और ऐसा मार्क शब्द है, और इधर है अंडा। तो इसमें टी क्या हो गया बताइए? टी क्या हो जाएगा? तकार उत्तरवर्ती अकार प्लस अंडा का अ, दोनों मिलकर दीर्घ संधि प्राप्त, लेकिन उसको बांध करके इस वार्तिक से हमारा वार्तिक नहीं, वार्तिक नहीं, हाँ इस वार्तिक से सकंद वादिगण वार्तिक से क्या हो जाएगा? दोनों पररूप हो जाएगा, और पररूप में हमको अ मिलेगा, और अ मिलके हमारा क्या बन जाएगा? तो मारकंड, है ना, एक ही मिला तो क्या हो गया? अंडा। इसमें ऐसा एक हमारा ये मारकंडा, मारकंड मतलब आपको सबको पता है कि सूर्य, है ना, तो लोग सूर्यास्त नाम तो देते ही होंगे, इसलिए सबको पता है मारकंडा क्या है ना। अब अगला सूत्र है हमारा ओमान गोश्चर और अंतादिगच्चर। ये दो सूत्र हैं, दोनों सूत्र एक साथ हम समझेंगे तभी समझ में आएगा, और इसको हम, समय है इसलिए आज ही समझ लेते हैं। क्या है ओमान गोश्चर? बहुत सरल है और थोड़ा हल्का कठिन भी लोगों को लगता है, लेकिन बहुत सरल है। ओमान गोश्चर क्या कहता है कि ओमी आंगी च आत्परे पर रूप में एकादेशस्य, अर्थात क्या कहता है ये? बोले कि अवर्ण से, है ना, ये प्लस है, शब्द इसकी देखिए, अवर्ण पूर्व में हो, और इधर कौन कौन से शब्द होते हैं? बोले ओम और आंग, है ना, ये आंग। अच्छा, आंग में ये गकार को लोप करने के बाद हमारा उपसर्ग जो होता है आ बचता है, ऐसा सब लोग, आप लोग पता होना चाहिए सब लोग को कि ये गकार लोप हो जाता है और आ ही शेष बचता है। तो कहीं आ लिखा रहे तो ऐसा मत मानेगा कि यहाँ आंग तो है ही नहीं गुरु जी, फिर आप कैसे कर दे रहे हैं? तो आंग है ना, वो गकार का लोप हो चुका है, आ शेष बचा है। तो ओम और आम ये दो परे हो और पूर्व में अ हो, तो क्या कर दो महाराज? बोले पर रूप कर दिया करो फटाक से, है ना, जल्दी से। ये इसकी शर्त है ओमान गोश्च। अब हमारे सामने शब्द आ रहे हैं, क्या? शिवाय ओम नमः, है ना, शिवाय सब लोग मूवी देखे होंगे ना, वैसे ही वही मूवी है। तो शिवाय प्लस ओम, ऐसा एक शब्द है शिवाय ओम। तो कुछ करना नहीं है, बस
इसकी टी क्या है, अ, है ना, और ये क्या है, ओम, ओ का ओ। अब दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, तो बोले पर रूप कर दो ना ओमांगोष्ठ से, तो पर रूप क्या मिलेगा आपको, ओ, इसलिए क्या बन जाएगा, श्री वा या ओ जुड़ जाएगा, ओ म, शिवाय ओम, ऐसा एक शब्द बन जाता है। फिर आगे नमः इत्यादि जोड़ दीजिए, है ना, शिवाय ओम नमः, ऐसा एक शब्द हमारे सामने सिद्ध होकर आ जाता है किस सूत्र से, ओमांगोष्ठ। अब एक शब्द आता है शिवा शिवेही, है ना, शिवेही। शिवेही को समझने के लिए हमको अगला सूत्र समझ लेना चाहिए, अंतादिवच्च। अंतादिवच्च थोड़ा टेढ़ा सूत्र है लेकिन बहुत सरल है ना। अगर उसको हम पंक्ति से पहले पहले सरलता से देख लेते हैं, फिर हम पंक्ति लगाएंगे तो बहुत सरल रहता है। ये कहता है कि कोई जैसे शब्द है, जैसे युक्ताक्षर कोई आप शब्द बताइए कि जैसे दो अक्षर से मिलते हैं, जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूं, ए। ए जो है वो किन दो अक्षर से मिला है, तो बोले अ प्लस ई बराबर ए ही बना है हमारा। तो बोलते हैं कि मान लो इस ए के पहले कुछ हो और इस ए के बाद में कुछ हो, है ना। तो एक ऐसा नियम, ये सूत्र ऐसा नियम करता है कि इन ए में से मान लो इसको ए नहीं चाहिए और इसको भी ए पूरा नहीं चाहिए, तो बोलता है ये ए बोलता है भैया तुम मेरे को बंटवारा कर लो, है ना, बंटवारा कर लो। कैसे, बोले मैं दो हूं, क्या हूं, अ हूं प्लस ई हूं, तो तुम एक ई को ले लो, तुम अ को ले लो। अर्थात तुम्हारी दृष्टि से, पूर्व वाली दृष्टि से मैं अ हूं और पर वाली दृष्टि से मैं ई, है ए, है ना, है ए। लेकिन ये बोलता है कि अगर तुमको ये मैं ए ऐसा नहीं चाहिए तो जो पहले था उसको देख लो, मेरे मेरे अंदर दो दो चीजें हैं, तो तुमको अ देखना हो तो अ देख लो, ई देखना हो तुमको तो ई देख लो। तो पूर्व वाले के प्रति वो पूर्व वाला बन जाता है और पर वाले के प्रति वो पर वाला बन जाता है। वही ये सूत्र बोल रहा है कि अंता अंतादिवच्च, है ना, अर्थात यो अयम एकादेशः सह पूर्वस्यांतवत् स्यांतवत् और परस्यादिवत्, है ना, पर के लिए वो आदि वाला बन जाता है और पूर्व के लिए वो अंत वाला बन जाता है, ऐसा एक शब्द बन जाता है। ये है सरल प्रक्रिया इसकी सूत्र की। अब हम एक शब्द सिद्ध करेंगे, कठिन है लेकिन सरल हम सीखेंगे। क्या, शिवेही, एक शब्द बनता है शिवेही। क्या शब्द है, शिवेही। विच्छेद कैसे करेंगे, तो सब यही बोल रहे होंगे, तो इसमें क्या है, गुण संधि कर दो, शिव प्लस ई बन गया शिवेही। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा झमेला है। क्या है झमेला, तो बोले शिव प्लस आन प्लस ई, ऐसा इसका संधि विच्छेद होता है, शिव प्लस आन प्लस ई, है ना। फिर इसमें दो सूत्र लगते हैं, है ना। क्या सूत्र लगते हैं, अब देखिएगा, समझिएगा इसको। जो ये प्रक्रिया है यहां, इसमें हमारा कौन सा सूत्र लगता है, दीर्घ वाला। दीर्घ सूत्र कौन सा है, अतः सवर्ण दीर्घ है, जो आप आगे पढ़ेंगे। और ये जो प्रक्रिया है यहाँ, मान लीजिए इस न को हम लोप कर दे रहे हैं तो आ बचा ना, मैंने बताया था कि आ ही बचता है यहाँ। तो ये जो है आ प्लस ई, इसमें क्या प्राप्त है, बोले गुण। इसमें गुण किससे प्राप्त है, गुणा से। तो अब दिक्कत ये हो गई कि दीर्घ बोलता है पहले मैं होऊंगा और गुण कहता है पहले मैं होऊंगा, है ना, दोनों में लड़ाई हो गई, करे पहले करे कौन, है ना। तो ये अंतरंग और बहिरंग का नियम यहाँ पर आता है कि कौन होगा, तो पहले अंतरंग ही होता है ना। पहले अंतरंग बहिरंग का नियम बाद में हम समझेंगे कभी भी, है ना। जैसे जो कम जगह लेता है वो अंतरंग, जो ज्यादा जगह लेता है वो बहिरंग हो जाता है। इस तरह हम अगर सरल प्रक्रिया में समझे तो बहिरंग पूरा चल रहा है और अंतरंग कम है तो वो अंतरंग वाला पहले काम करेगा, ऐसा। तो जो धातु उपसर्ग का जो क्रिया है
है ना, उसके बीच में जो क्रिया होती है वो अंतरंग कहलाती है। इसलिए पर नित्यांतरंगा पवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय, इस परिभाषा शेखर की परिभाषा के सहारे से हम पहले धातु और उपसर्ग वाला कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुण कर देंगे, है ना। गुण कैसे कर देंगे, गुण कर दो, उसमें क्या है ना, इन दोनों के बीच में गुण करेंगे तो हम आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शिव और आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, एही। एही ऐसा, क्योंकि आ और ई ऐसा यही बन गया ना, शिव प्लस एही। अब यहां दीर्घ नहीं हो सकता, लेकिन अब वृद्धि प्राप्त हो गई, है ना, वृद्धि प्राप्त हो गई है ना। तो अब वृद्धि करें, नहीं वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि अगर करेंगे तो शिवई ही शब्द बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये जो अंतादिवच्य सूत्र है वो आता है और कहता है भैया जो ये ए है इसमें जो आ है उस आ को तुम रख लो और ई को इसको दे दो, है ना। मतलब तुम्हारे लिए यह ए आ और हे ही तुम्हारे लिए यही ए ई, है ना, अंतादिवच्य ऐसा मान करके और फिर क्या बन जाता है कि ये आ मान लेता है ना, आ मान करके दीर्घ कर लेता है शिवा और ये ई रहता है प्लस ई और फिर हम इसको गुण कर देते हैं शिवेही। ऐसा एक हमारा शिवेही शब्द सिद्ध हो जाता है ना। ये हो गया शिवेही शब्द तक आज हमने पढ़ा और लगभग टाइम भी हो गया हमारा और यहां तक आज के इस सत्र को रखते हैं, है ना। सभी लोग अंत तक जुड़े रहे इसलिए सभी का धन्यवाद।